Hello dear teachers, in this video we are going to continue the chapter scalars and vectors. So let's start with the topic addition of vectors. So वेक्टर को ऐड करने के लिए बहुत सारे लॉज है, मेथड्स है और वो क्या क्या है आइए देखते हैं। तो इनमें से जो फर्स्ट है वो है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो एक हो गया ट्राइंगल लॉ। फिर नेक्स्ट जो है वो है पैरेललोग्राम लॉ और एक मेथड है जो कि है वो है पॉलीगन लॉ और फिर है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये जो चार मेथड्स है इसको यूज करके हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्राइंगल लॉ क्या है। ओके, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। अच्छा, तो आइए डिस्कस करते हैं ट्राइंगल लॉ के बारे में। ओके, तो हेडिंग डालेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अब इसे देखते हैं ये क्या है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर यहां पर कोई एक ऐसा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में दो वेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट हुए हैं ऐसे। ये एक वेक्टर है ऐसा रिप्रेजेंट हुआ है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये जो हो गया ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दीज टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय the two sides of this triangle and it is seen here that a vector is following b vector, मतलब b वेक्टर के पीछे a वेक्टर ऐसा लग रहा है हमें। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि सेम ऑर्डर, मतलब b का जो टेल है a का हेड, ये दोनों एक पॉइंट पे है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर। तो अगर ये कंडीशन है, अगर टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स इन सेम ऑर्डर, देन वो जो थर्ड साइड है वो थर्ड साइड ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट हो सकता है अगर उसको हम रिवर्स ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें तो यहां पर स्टेटमेंट क्या है कि इसका जो ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट है कि इट स्टेट्स that if two vectors are represented by two sides of a triangle, both in magnitude, in direction and direction, then their resultant can be represented by the third side. ओके, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे कि आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, then their resultant can be
represented by the third side taken in reverse order। और इसी स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास ये है फिगर कंडीशन है, तो यहां लिख सकते हैं हम दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ। इसी को और एक तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक ट्रायंगल है और यहां पर ऐसे तीन वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ठीक है, तो यहां हम क्या बोल सकते हैं, ए बी सी ऑल आर इन सेम ऑर्डर। तो यहां हम ट्रायंगल लॉ को कैसे एक्सप्रेस करें, क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से एक जो वेक्टर है वो रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सी वेक्टर इस तरफ है, अगर हम इस तरफ रिप्रेजेंट करें तो उसको माइनस सी लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये इस तरफ जो वेक्टर है वो क्या है, वो माइनस सी है। तो अब ये रिवर्स ऑर्डर बन रहा है, तो यहां पर एज पर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको ध्यान रखेंगे कि अगर तीन वेक्टर्स एक ट्रायंगल के तीन साइड के जरिए रिप्रेजेंट हुए हैं और वो भी इन सेम ऑर्डर रिप्रेजेंट हुए हैं, देन द सम ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स इज इक्वल टू नल वेक्टर। और इसको अगर थोड़ा एक्सटेंशन करें हम, मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल है वो अल्फा है और ये वाला एंगल जो है वो बीटा है और ये वाला एंगल जो है वो गामा है। ठीक है, और इसका और एक एक्सप्रेशन, इस फिगर का दूसरा कॉन्फ़िगरेशन भी हम ऐसे शो कर सकते हैं कि मान लीजिए ये वाला वेक्टर जो है वो ए है और ये वाला वेक्टर जो है वो बी है और ये वाला वेक्टर जो है वो सी है। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो कि नल वेक्टर है, रिजल्टेंट जीरो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बी और सी के बीच का एंगल कितना होगा, बी और सी के बीच का एंगल, ध्यान रखिए यहाँ पर अल्फा है लेकिन अल्फा नहीं होगा, बी और सी के बीच का एंगल ये वाला होगा, ये एंगल जो कि 180 माइनस अल्फा है, क्योंकि ये बी का हेड है और सी का टेल है। ठीक है, तो बी और सी के बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस अल्फा बनेगा। सिमिलरली ए और सी के बीच का एंगल जो बनेगा वो 180 माइनस बीटा बनेगा और ए एंड बी के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 माइनस गामा। तो यहाँ पर एक थ्योरम है, वो है लामिस थ्योरम, वो हम लिख सकते हैं जैसे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बाई उसके ऑपोजिट वाला एंगल जो है 180 माइनस अल्फा साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी का जो ऑपोजिट एंगल है साइन 180 माइनस बीटा और सी का मैग्नीट्यूड बाई सी का जो ऑपोजिट एंगल है 180 माइनस गामा, सो 180 माइनस गामा। तो ए बाई साइन अल्फा इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गामा। ओके, ये लामिस थ्योरम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि इफ p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स represented by three sides of a triangle such that p vector plus q vector equal to r vector, then find angle between q and r। और ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा।
इसको एनालिटिकली थोड़ा हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अगर डायग्राम में इसको सॉल्व करें तो ये क्या बोला है, फी प्लस क्यू इक्वल टू आर बोला है। तो ठीक है, मैं इसको पी ले लेता हूँ और इसको क्यू मान लेता हूँ और ये आर वेक्टर। ठीक है, ये हो गया पी वेक्टर और ये क्यू, पी प्लस क्यू सेम ऑर्डर में रखना है और आर को हमें रखना है रिवर्स ऑर्डर में, ताकि ये पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर जो है वो सेटिस्फाई हो सके। और ये जो गिवन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यहीं से मुझे पता चला कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, नहीं तो इन जनरल एनी शेप ऑफ ट्राइंगल हम ले सकते थे। और ये मान लेते हैं, ये वाला जो एंगल है वो मान लेते हैं थीटा। तो P और R के बीच रिलेशन हमारे पास है यहाँ पर, P इज इक्वल टू आर बाई टू। ओके, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड बाई R का मैग्नीट्यूड, जो कि P इक्वल टू आर बाई टू है, तो ये आ जाएगा 1/2। तो थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री। लेकिन 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 ये देखते हैं हम कि ये 30 डिग्री ही होगा या फिर कुछ अलग होगा। हाँ, ये Q का हेड और R का हेड दोनों का हेड बन रहा है, इसीलिए ठीक है। तो हमारे पास एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा, जो कि एंगल बिटवीन Q एंड R पूछा है, ये सही होगा। ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसी टॉपिक से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है वो ही देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम द फिगर द करेक्ट रिलेशन इज, यहाँ पर एक फिगर गिवन है और इसमें से कौन सा रिलेशन सही है वो चेक करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर, ठीक है, ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर और ये हो गया ई वेक्टर। हाँ, तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो इन तीनों का सम 0 वेक्टर होगा, तो ये ऑप्शन सही है। फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। ये है हमारा सी वेक्टर और ये है हमारा डी वेक्टर और ये है हमारा ए वेक्टर। तो ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है हमारा OMN, इसमें ए वेक्टर और सी वेक्टर जो है वो सेम ऑर्डर में है और डी जो है वो रिवर्स ऑर्डर में है, इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इक्वल टू माइनस ए वेक्टर। तो मतलब ये ऑप्शन भी सही है। फिर जो थर्ड ऑप्शन है ये भी चेक कर लेते हैं, क्या है, बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यस, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, ये है हो गया हमारा ई वेक्टर, फिर ये है माइनस सी वेक्टर और इक्वल टू माइनस डी वेक्टर। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर MNP ट्राइंगल में, MNP ट्राइंगल MNP अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, जो कि दोनों सेम ऑर्डर है और ये इक्वल हो जाएगा किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, क्योंकि ए जो है रिवर्स ऑर्डर में है। अगर ट्राइंगल MNO की बात करें अभी, तो इसमें हो जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर। तो ए के जगह अगर हम पुट कर दें बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, तो प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वेक्टर। ओके, तो अब चलते हैं, ये थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वेक्टर। तो इन ट्राइंगल MNP, अगर MNP ट्राइंगल देखेंगे हम, तो यहाँ पर B प्लस E प्लस A इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही सेम ऑर्डर में है। और फिर इन ट्राइंगल MNO अगर देखेंगे तो ये A प्लस C, ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये हो जाएगा D। तो यहाँ से A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा हमारा D वेक्टर माइनस C वेक्टर। सो देयरफॉर B वेक्टर प्लस E वेक्टर, अगर ऊपर जो इक्वेशन है वहाँ पर A का वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा प्लस D माइनस C इक्वल टू 0 और
बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस डी वेक्टर। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि थर्ड ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पार्लेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं पार्लेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो पहले हम थ्रू द पिक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिख लेंगे। ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एक ऐसा पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम के दो कंसेक्यूटिव साइड्स पे दो वेक्टर्स ऐसे रिप्रेजेंट हुए हैं जो कि इस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, तो ये दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो एक डायगोनल होगा, जो डायगोनल इसी पॉइंट से निकला होना चाहिए। जो दो वेक्टर्स हम लिए हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वो जिस पॉइंट से निकला हुआ है, वो जो डायगोनल है वो भी उसी पॉइंट से राइज होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास डायगोनल है अब हो गया हमारा आर वेक्टर, रिजल्टेंट हो गया ए और बी का। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट कि इट states that if two vectors are represented by two consecutive sides of a parallelogram starting from a point, then their resultant can be represented by the diagonal starting from the same point। ओके, तो यहाँ पर ये जो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये वाला एंगल जो है वो थीटा है, और ये रिजल्टेंट जो ए के साथ एंगल बना रहा है वो मान लेते हैं अल्फा, जो कि हम आगे इसका वैल्यू निकालेंगे। तो भी इस जो रिजल्टेंट आर है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम इन टर्म्स ऑफ ए और बी और थीटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट जो है वो दे देते हैं P, और ये वाला पॉइंट जो है वो Q, और ये वाला पॉइंट है S, और ये वाला पॉइंट है T। और इस PQ साइड को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और इस S पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट का नाम जो है हम मान लीजिए M देते हैं। तो ये भी बी वेक्टर ही हम लिख पाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और जो मैग्नीट्यूड होता है साइड का वो सेम होता है। और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, थीटा होगा। ठीक है, और ये वाला एंगल हमारे लिए कितना है, ये वाला एंगल हमारे लिए 90 डिग्री है। ठीक है,
तो इस आर का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हम निकालेंगे अभी मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है QMS और वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल QMS cos थीटा इज इक्वल टू बेस जो है वो है QM बाई हाइपोटेन्यूस जो है वो है QS। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं QM को QM ही लिख लेंगे और QS का जो मैग्नीट्यूड है वो B है, इसीलिए ये QM जो है वो बन जाएगा हमारा B cos थीटा। QM बन गया B cos थीटा। और उसी ट्राइंगल में ये जो MS है, ये वाला लाइन MS है ये, ठीक है। तो वो क्या होगा देख लेते हैं। MS क्या होगा, मतलब MS को लिंक करने के लिए हम क्या लिख पाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला, बाई हाइपोटेन्यूस मतलब ये वाला, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू MS बाई QS। तो यहाँ पे MS को MS ही लिखते हैं और QS जो है वो B है, तो MS जो है वो आ जाएगा B साइन थीटा, ठीक है। तो अभी QM और MS का वैल्यू आ गया। अब ये एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है जो है PMS, ये वाला PMS एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और उसमें ये वाला जो PS साइड है वो हाइपोटेन्यूस बन रहा है। तो अब देखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल PMS, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PMS, तो PMS राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला हो जाएगा PS का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस MS का स्क्वायर, ठीक है। PS का स्क्वायर इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस MS का स्क्वायर। तो ये PS जो है उसका वैल्यू हम तो R लिख लेंगे, बाद में लिखेंगे। PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM को थोड़ा ब्रेक करते हैं। यहाँ पे PM को लिख पाएंगे PQ प्लस QM। PM को क्या लिख पाएंगे, PQ प्लस QM और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया MS स्क्वायर। अब ये PQ प्लस QM जो है ये A प्लस B का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे तो ये होगा PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू QM प्लस QM का स्क्वायर प्लस और बचा हुआ इधर है MS का स्क्वायर। अब PS का वैल्यू है R का स्क्वायर हो गया, PQ का वैल्यू है A का स्क्वायर हो गया, 2 और PQ का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू A और QM का वैल्यू B cos थीटा और QM मतलब वही B cos थीटा, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, MS B साइन थीटा उसका स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो बन जाएगा B स्क्वायर, मतलब B स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गया। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा और R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है।
अब इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन मतलब वो जो एंगल बनाया है ए के साथ या फिर बी के साथ, लेकिन हम डायग्राम में ए के साथ एंगल लिए हैं, तो कितना एंगल लिए हैं देख लेते हैं। हम एंगल लिए हैं अल्फा, ये वाला एंगल निकालेंगे तो डायरेक्शन निकल आएगा। तो वही हम क्या करेंगे, वही ट्राइंगल पी एम एस वाला ट्राइंगल लेंगे और इसमें ये वाला एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, टेन अल्फा ले जाऊँगा। टेन अल्फा अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो टेन अल्फा इक्वल टू एम एस बाई पी एम, और फिर पी एम को हम स्प्लिट कर लेंगे पी क्यू प्लस क्यू एम, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकालेंगे अभी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी एम एस, टेन अल्फा इज इक्वल टू एम एस बाई पी एम, जो कि एम एस तो इधर रहेगा लेकिन पी एम को हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एम, और ये बन जाएगा अभी टेन अल्फा इज इक्वल टू एम एस को लिख सकते हैं बी साइन थीटा, और पी क्यू हो गया ए प्लस क्यू एम हो गया बी कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा डायरेक्शन, टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, वेयर अल्फा इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द वेक्टर ए, ठीक है। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है हमको, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसी टॉपिक का, ये जो पैरेललोग्राम लॉ हम अभी देखें, इसका थोड़ा एक दो जो स्पेशल सिचुएशन है वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं, और उसी में जो फर्स्ट केस है लेते हैं कि इफ जो ए वेक्टर है वो पैरेलल टू बी वेक्टर है, दैट इज थीटा अगर ज़ीरो हो गया तो रिजल्टेंट कितना होगा। तो रिजल्टेंट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो का स्क्वायर रूट, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और इसका स्क्वायर रूट, तो रिजल्टेंट अब कितना आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, ओके। और ये हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम हो सकता है ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। और कब मैक्सिमम होगा, जब वो दो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, उनका जो डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस इसका क्या हो सकता है। नेक्स्ट केस, अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 180 होगा। तो रिजल्टेंट कितना निकलेगा, अभी रिजल्टेंट निकलेगा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, सॉरी प्लस टू ए बी कॉस 180, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। कॉस 180 का वैल्यू माइनस है, माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और इसका स्क्वायर रूट, और ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो r मतलब रिजल्टेंट हो जाएगा अभी a माइनस बी। तो किसी भी दो वेक्टर का जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है a माइनस बी, माइनस हो सकता है। और ये कब हो सकता है, जब उन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री हो, तब हो सकता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट से हमें ये कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन मिला, कि अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट निकाले तो वो है ए वेक्टर का सम मतलब मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर ये अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं,
जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है वो ये मैग्नीट्यूड है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो बाकी जो वैल्यूज आएगा जरूर इनसे कम ही आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। ये एक इनइक्वालिटी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो हम देख रहे थे, ये स्पेशल केसेस देख रहे थे, उसका थर्ड केस देखते हैं जरा, कि अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर है तो हम एंगल कितना ले सकते हैं, एंगल 90 डिग्री ले सकते हैं। देन रिजल्टेंट कितना बनेगा, रिजल्टेंट देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 का स्क्वायर रूट, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो रिजल्टेंट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, और ये जो है ये हमारा रिजल्टेंट है, ये हमारा रिजल्टेंट है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल मान लीजिए अल्फा है और ये वाला एंगल मान लीजिए बीटा है। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन अगर tan अल्फा निकालने की कोशिश करें तो क्या क्या आएगा, ये अगर b है तो ये भी b होगा। ठीक है, नहीं तो वो फॉर्मूला भी हम डाल सकते हैं, जो b साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, वो डालेंगे तो भी आ जाएगा। तो tan अल्फा अगर निकालने की कोशिश करें tan अल्फा, तो वो कितना आएगा, b बाई ए आएगा, b बाई ए। और tan बीटा अगर निकालने की कोशिश करें tan बीटा, तो वो कितना आएगा, a बाई बी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो हमें पूछ सकता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में, tan अल्फा बाई tan बीटा, तो b बाई ए बाई बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, और अगर इफ जो b का मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन a है, देन tan अल्फा जो है वो ग्रेटर देन tan बीटा हो जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज अल्फा जो है वो ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको अगर हम फिगर में देखें कि b का मैग्नीट्यूड अगर और ये मान लीजिए b है और ये मान लीजिए a है, तो b का मैग्नीट्यूड अगर a से ग्रेटर है तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, थोड़ा b के तरफ इंक्लाइन होगा। अगर b ग्रेटर है तो तभी ये वाला जो एंगल है अल्फा और ये वाला जो एंगल है बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर होता है, जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा उसके तरफ इंक्लाइन होता है, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों एंगल में से कौन स्मॉलर और कौन ग्रेटर होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या देखें, जब ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल थे, थीटा 0 था, तब जो रिजल्टेंट आया वो कितना आया, a प्लस बी मैक्सिमम आया, और जब 180 बने तब कितना आया, a माइनस बी, तो वो मिनिमम आया। ठीक है, तो यहां से और एक कंक्लूजन हमें मिलता है कि किसी भी दो वेक्टर का सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट जो है वो हो सकता है a प्लस बी, और सबसे मिनिमम रिजल्टेंट हो सकता है a माइनस बी। मतलब जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड a माइनस बी से लेकर a प्लस बी के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, ओके। अब और थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी थोड़ा देखते हैं। ओके, इसी को भी हम फिर से नोट बना लेंगे और उसी के अंदर देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेक्टर है, एक फोर्स है F, और एक फोर्स है यहाँ पर, वो भी कितना है, F ही है, दोनों इक्वल है। और इन दो वेक्टर्स मतलब ये दो फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, मान लीजिए थीटा है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा
इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, 2f इंटू एफ स्क्वायर बन जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा, इसका स्क्वायर रूट, और ये हो गया r इज इक्वल टू 2f स्क्वायर अगर कॉमन निकाल ले तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। 1 प्लस कॉस थीटा जो है यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा जो है 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये r कितना बनेगा 2f स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट। तो रिजल्टेंट कितना आ गया 2f कॉस थीटा बाई 2। ये थोड़ा हम याद रख लेंगे कि अगर दो इक्वल वेक्टर से, दो इक्वल फोर्सेस है, दो इक्वल मोमेंटम है, दो इक्वल वेलोसिटीज है, तो उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वो हो जाएगा 2f cos थीटा बाई 2। और ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आएगा थीटा बाई 2, और ये भी जो एंगल आएगा ये एंगल आएगा थीटा बाई 2। दोनों इक्वल एंगल होंगे। ये रिजल्टेंट वो एंगल को, थीटा को इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, ओके। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा हम यूज करेंगे, यूज करके एक एक सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी f हो गया, मतलब दो रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स जो थे वो तो इक्वल था, मैग्नीट्यूड इक्वल था उनका, जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी इक्वल हो रहा है। तो आपको पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा। ये बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट r इज इक्वल टू एफ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे f इज इक्वल टू 2f कॉस थीटा बाई 2 कर देंगे। तो कॉस थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा 1/2। 1/2 कॉस का कौन सा वैल्यू है, कॉस 60 है। तो थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 60, तो थीटा कितना हो जाएगा 120, थीटा हो जाएगा 120। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक वेक्टर है f और यहाँ पे कोई एक वेक्टर है f, दोनों अगर इक्वल है और इन दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो भी f बनेगा, वो भी f बनेगा। ठीक है, तो इसका रिवर्स हम किए कि अगर रिजल्टेंट अगर इक्वल है इंडिविजुअल वेक्टर के साथ तो एंगल कितना होगा, तो 120 डिग्री होगा। या फिर इसका ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो इक्वल वेक्टर है और उनके बीच एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट वही आएगा, f आएगा। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन और एक सिचुएशन देखते हैं कि अगर अभी मान लीजिए यहाँ पे दो वेक्टर्स है और उनके बीच एंगल जो है वो 60 डिग्री है, इनके बीच जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा। तो ये तो सिंपल है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला से कि r इज इक्वल टू 2f कॉस 60 बाई 2। तो 2f कॉस 30, 2f कॉस 30, तो 2f कॉस 30 मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा √3f। ठीक है, और ये एंगल बन जाएगा 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल ये भी बन जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पर एक फोर्स है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, सिर्फ फोर्स नहीं, इक्वल होना चाहिए, मोमेंटम हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है। तो ये एक फोर्स है और ये एक फोर्स है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट बनेगा ये वाला रिजल्टेंट, तो ये भी कितना हो सकता है 2f cos 90/2। तो r इज इक्वल टू 2f cos 45, तो r इज इक्वल टू 2f cos 45 मतलब 1/√2, तो यहाँ पर रिजल्ट बनेगा √2f। ठीक है,
अदरवाइज हम एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, वहीं से भी आ सकता है √2f। ठीक है, अब और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी थोड़ा देख लेते हैं, इसी पैरेललोग्राम्स टॉपिक से रिलेटेड है। तो क्या है देखते हैं, फिर से इसको नोट लिख लेते हैं। फॉर जीरो रिजल्टेंट, अगर रिजल्टेंट जीरो करना है, ठीक है, फॉर जीरो रिजल्टेंट मिनिमम टू इक्वल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, टू इक्वल वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर रिजल्टेंट जीरो करना है तो मिनिमम हमें 2 इक्वल वेक्टर्स चाहिए। इसका मतलब है कि यहां पर अगर कोई बॉडी है, इस पे इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है F, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स हम डालेंगे, ये एंगल अगर 180 डिग्री बन गया तो रिजल्टेंट बन सकता है 0। ठीक है, लेकिन अगर ये बोलेगा कि अनइक्वल है, ठीक है, इक्वल नहीं बोला है, अनइक्वल है, तो फिर हम लिखेंगे 3 अनइक्वल लेकिन कोप्लानर होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे, 3 अनइक्वल कोप्लानर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। कोप्लानर वेक्टर मतलब हम पहले से पढ़ चुके हैं, कोप्लानर मतलब सेम प्लेन पे रहने वाले वेक्टर्स। तो 3 अनइक्वल कोप्लानर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। मतलब अगर यहां पर कोई एक बॉडी है और यहां पे एक फोर्स लग रहा है F1, और यहां इस तरफ एक फोर्स लग रहा है F2, और यहां पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है F3। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3 मस्ट बी इक्वल टू F1, सो दैट ये जो है ये क्या होना चाहिए, ये F1 होना चाहिए, ताकि रिजल्टेंट कितना बन सके, 0 बन सके। ठीक है, तो रिजल्टेंट 0 करने के लिए अगर अनइक्वल वेक्टर बोला है और अनइक्वल के साथ साथ कोप्लानर है तो कितना वेक्टर्स चाहिए हमें, 3 वेक्टर्स चाहिए। लेकिन अगर अनइक्वल नन कोप्लानर वेक्टर्स बोला तो कितना चाहिए 4 अनइक्वल नन कोप्लानर वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कैसे, क्योंकि पहले नन कोप्लानर होने के लिए तो 3 वेक्टर चाहिए। पहली बात है कि अगर नन कोप्लानर होना है तो 3 वेक्टर चाहिए। मान लीजिए ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, तो नन कोप्लानर होने के लिए ये और एक वेक्टर दूसरे मतलब थर्ड एक्सिस में आना चाहिए, तभी इसका ये जो तीनों का F1 और F2 और F3 का रिजल्टेंट एक इस तरफ बन सकता है। ठीक है, रिजल्टेंट मान लीजिए नहीं तो इस तरफ बन गया। ओके, अभी इसका अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना है, और एक वेक्टर अप्लाई करना है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या करना है, और एक वेक्टर अप्लाई करना है। तो इसीलिए काउंट कैसा होगा, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, तभी जाके नन कोप्लानर बनेगा। और उसका जो रिजल्टेंट, ये तीनों का रिजल्टेंट जो आया है R, उसको कैंसिल करने के लिए हमें एक चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज में लिखा हूँ, अगर वेक्टर साइन देंगे तो माइनस आ जाएगा। तो हमें कितना वेक्टर्स मिनिमम चाहिए, ये 3 और ये एक चाहिए 4। ठीक है, तो अगर अनइक्वल नन कोप्लानर बोला है तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अभी जो कोप्लानर वेक्टर्स बोला था, अनइक्वल ये वाला सिचुएशन कोप्लानर वेक्टर्स बोला था, अगर उसकी बात करें हम, अगर उसकी बात करें फॉर अनइक्वल कोप्लानर वेक्टर्स की बात करें, अगर अनइक्वल कोप्लानर वेक्टर्स की बात करें तो लेट P, Q एंड R 3 वेक्टर्स जो कि अनइक्वल है और कोप्लानर है, देन फॉर जीरो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक वेक्टर बाकी जो 2 वेक्टर्स है उनका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड और मिनिमम मैग्नीट्यूड है, मतलब रिजल्टेंट उनके बीच आना चाहिए, और नहीं तो इक्वल होना चाहिए।
मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम पी क्यू का मैक्सिमम वैल्यू ले लें तो वो हो जाएगा पी प्लस क्यू, और पी क्यू का मिनिमम वैल्यू ले ले, मिनिमम रिजल्टेंट ले ले, तो वो हो जाएगा पी माइनस क्यू। तो जो आर है वो क्या होना चाहिए, ये पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू के बीच रहना चाहिए, नहीं तो उनके साथ इक्वल होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए, आर जो है वो लेस देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू होना चाहिए, नहीं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू पी माइनस क्यू होना चाहिए। मतलब पी माइनस क्यू के साथ इक्वल हो सकता है तो भी रिजल्टेंट जीरो हो सकता है, पी प्लस क्यू के साथ इक्वल हो सकता है तो भी रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। अदरवाइज पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, पी माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है, उनके बीच का कोई अगर वैल्यू है तो ही रिजल्टेंट जीरो हो पाएगा। पी प्लस क्यू से अगर ज्यादा हो रहा है वो आर, तो रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो पाएगा। पी माइनस क्यू से कम हो रहा है तो भी रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, ये इसी पैरेललोग्राम लॉ का कुछ क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि हम ये एनसीईआरटी से लिए हैं। तो क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर and the water current in that region is 10 kilometer per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. ठीक है, तो बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी हमें निकालना है। इंडिविजुअल वेलोसिटी बोट का गिवन है और वाटर करंट का भी गिवन है, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा वो देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है हम यहाँ पर ये मान लेते हैं नॉर्थ और ये मान लेते हैं साउथ, ये वाला हो जाएगा हमारा ईस्ट और ये वाला हो जाएगा हमारा वेस्ट। ठीक है, तो मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर ऐसे बोला है। ओके, तो यहाँ ऐसे बोला है कि जो मोटर बोट है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो वी बी बोट लिख लेते हैं, कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, और वाटर करंट इन द रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये जो टर्म बोला है ईस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ के साथ एंगल होगा लेकिन ईस्ट की तरफ होगा। ये ऑफ साउथ बोला है तो साउथ के साथ एंगल होगा लेकिन ईस्ट की तरफ होगा, मतलब ये वाला लाइन, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, ये साउथ ऑफ ईस्ट, यहां पर हमें बोला है ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ का ईस्ट। ठीक है, तो जिसके साथ ऑफ लगा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, जिसके साथ ऑफ लगा है एंगल उसके साथ करेंगे, मतलब ऑफ साउथ के साथ दिया है तो ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। तो यहां पर ये जो लाइन है इधर जा रहा है वाटर करंट का डायरेक्शन। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा वो होगा हमारा 60 डिग्री। तो इसको VW मान लेते हैं, वाटर का कितना है, ये है 10 किलोमीटर पर आवर। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकालना होगा, और ये वाला एंगल ऑब्वियसली 180 माइनस 60 तो 120 डिग्री होगा, और रिजल्टेंट कुछ इस तरह निकलेगा। मान लीजिए ये V है, तो V का जो फॉर्मूला हम डालेंगे, अभी पैरेललोग्राम लॉ का एक्सप्रेशन डाल लेंगे, V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VB का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर प्लस 2VB VW cos 120 डिग्री। ठीक है, तो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ VB कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर प्लस VW कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 2VB मतलब 25, VW मतलब 10 cos 120। ओके, और cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, तो ये हो जाएगा 625 प्लस 100 प्लस ये cos 120 -1/2 है, तो ये जो 2 है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 250। ओके,
तो ये हो रहा है 625 प्लस 100 725 माइनस 250, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 475 और इसका वैल्यू आ रहा है 21.79 और ये होगा किलोमीटर पर आवर। अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है, तो डायरेक्शन मतलब वही या तो वो वाटर के साथ या फिर जो बोट का ओरिजिनल डायरेक्शन है उसके साथ वो रिजल्टेंट का जो एंगल है वो निकालेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं, मान लीजिए ये वाला एंगल अगर हम निकालने की कोशिश करें, ये वाला एंगल जो कि हमारा अल्फा मान लेते हैं, ये वाला एंगल जो है ये वाला अल्फा मान लेते हैं। तो अगर ये अल्फा है तो हमारे लिए ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ओके, तो टेन अल्फा अगर लिखें हम, यहाँ पर लिखे अगर टेन अल्फा, तो बी साइन थीटा मतलब वी डब्ल्यू साइन 120 बाई ए मतलब वी बी प्लस बी कॉस थीटा, तो वी डब्ल्यू कॉस 120। तो टेन अल्फा इक्वल टू वी डब्ल्यू मतलब 10 और साइन 120 का वैल्यू मतलब साइन 60 √3/2 बाई वी बी मतलब 25 प्लस वी डब्ल्यू 10 कॉस 120 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये फिर बन जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू ये 5√3 बाई 25 माइनस ये 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 20, तो 5 ये 4, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3/4। ये किसके साथ एंगल बनाया है, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी विद द नॉर्थ। और इसको क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ के साथ तो बनाया है लेकिन किसके तरफ बनाया है, ईस्ट के तरफ। तो ये जो एंगल है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट का एंगल निकाले हैं हम, इसका एंगल निकाले हैं, और ये जो एंगल है ये नॉर्थ के साथ तो बनाया है लेकिन है किस तरफ, ईस्ट के तरफ है, तो इसको लिख सकते हैं हम ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट आर 29 न्यूटन एंड 5 न्यूटन respectively. If each force is increased by 3 Newton, find the resultant of two new forces acting at right angle to each other. ठीक है, तो हम जो देखे थे दो वेक्टर्स हमारे पास थे ए एंड बी, उसका जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आया था, ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट वो था ए प्लस बी, और जो लीस्ट रिजल्टेंट आया था वो था ए माइनस बी। तो यहाँ पर वो मान लेते हैं दो फोर्सेस F1 और F2 है, जिसका ग्रेटेस्ट जो रिजल्टेंट है वो डेफिनेटली F1 और प्लस F2 होगा। तो लेट टू फोर्सेस आर F1 एंड F2। तो F1 प्लस F2 कितना होगा, F1 प्लस F2 होगा 29 न्यूटन और F1 माइनस F2 होगा 5 न्यूटन। तो इन दोनों को अगर सॉल्व कर लिए दो इक्वेशन को, तो F2 F2 कैंसिल हो जाएगा, 2F1 इज इक्वल टू ये हो गया 34। तो F1 आ गया 17 न्यूटन, ओके, और F2 आ जाएगा, अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर ले, मान लीजिए इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे, तो F2 इज इक्वल टू F1 माइनस 5, तो ये हो गया 17 माइनस 5, तो F2 आ गया 12 न्यूटन, ठीक है। लेकिन फिर बोला है कि ये जो फोर्सेस है, हम ये दो फोर्सेस को 3 न्यूटन इंक्रीज करेंगे। अगर 3 न्यूटन इंक्रीज करेंगे तो जो नया फोर्सेस बनेगा, मान लीजिए F1 डैश, वो कितना बनेगा 17 प्लस 3 20 न्यूटन बनेगा, एंड F2 डैश कितना बनेगा
12 + 3 मतलब 15 न्यूटन बनेगा। और इनके बीच एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा ऐसे पूछा है। तो ऑब्वियसली F1 डैश का स्क्वायर और F2 डैश का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट होगा। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर रूट, जो कि होगा 400 प्लस 225। तो 400 प्लस 225 आ रहा है 625, उसका स्क्वायर रूट। तो इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 25 न्यूटन। ओके, तो ठीक है, चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2p। 2p एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 2p है, और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड √2p है, सो दैट द रिजल्टेंट विल बी √10p। यहाँ पर एंगल पूछा है, तो वही हम यूज करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे। मान लीजिए एंगल जो है थीटा है, लेट थीटा बी द एंगल। तो क्या हो जाएगा, √10p का स्क्वायर इक्वल टू 2p का स्क्वायर, फिर √2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p इंटू √2p कॉस थीटा। तो इसको अगर थोड़ा इस तरफ लेफ्ट लाके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस 4 √2p स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 10p स्क्वायर। फिर ये 6p स्क्वायर हो जाएगा, उस तरफ जाएगा 10 - 6 तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 √2p स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर, और 4 कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा हम कॉस थीटा को नहीं लिखे हैं, छोड़ते हैं, तो ये लिख लेंगे 4 √2p स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4p स्क्वायर। तो p स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो थीटा इज इक्वल टू ऑब्वियसली आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो एक इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन है कि 2 फोर्सेस इक्वल टू p न्यूटन एंड 2p न्यूटन एक्ट ऑन ए पार्टिकल if the first be doubled and the second be increased by 20 Newton, the direction of the resultant is unaltered। तो यहाँ पे ये इज होगा, इज अनअल्टर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, ओके। तो ये क्या बोल रहा है, पहले ये मान लीजिए 2p था, 2p, और ये था p, ये किसी एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं। इनके बीच का जो एंगल है, ये था मान लीजिए p, इनके बीच का कुछ एंगल है, और ये इसका रिजल्टेंट है। ये जो एंगल है ये मान लीजिए अल्फा है। ठीक है, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि ये 2p को हम क्या किए, 2p + 20 कर दिए, और ये जो p है इसको हम क्या किए, 2p कर दिए। तो फिर भी इसका जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, वही अल्फा ही है। वो क्या है, अल्फा ही है। तो इस केस में एक चीज़ हम ध्यान रख सकते हैं, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो ये जो वेक्टर्स का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। मतलब p/2p इज इक्वल टू 2p/2p + 20। ठीक है, ये थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर p और p कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4p इज इक्वल टू 2p + 20। 2p इस तरफ ले आएंगे तो 2p इज इक्वल टू 20, और p इक्वल टू आ गया 10 न्यूटन, और 2p का वैल्यू आ जाएगा, 2p का वैल्यू आ जाएगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो हमें दो फोर्सेस का वैल्यू पूछा था यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अच्छा, तो p का वैल्यू पूछा था, p का वैल्यू 10 न्यूटन आ गया, और 2p का वैल्यू 20 न्यूटन आ गया। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस है, और ये पहला क्वेश्चन जो है, इफ r इज इक्वल टू √7b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b/a, और एंगल यहाँ पे 60 डिग्री गिवन है।
और जो दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट, तो इसका कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़े हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े उसको रिवाइज कीजिए और उसी को अप्लाई करके ये जो क्वेश्चंस है 2 क्वेश्चन, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। सो डियर टीचर्स, इफ़ यू आर न्यू टू द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon for latest updates, and please share and like the video.